विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। बहुत थोड़ा सा हमें प्रतिदिन चाहिए होता है माइक्रोग्राम्स में, और इसके बाद भी हमारे भारतीय पॉपुलेशन में लगभग आधे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। ये विटामिन इतना इम्पॉर्टेंट है कि शरीर में कई तरह के काम करता है। ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है, ख़ास तौर पर रेड ब्लड सेल्स को। हमारे नर्वस सिस्टम और ब्रेन की फंक्शन को अच्छा रखता है, डाइजेशन को बेहतर करता है। इसलिए अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाती है, हाथ पैरों में झंझनाहट होने लगती है, टिंगलिंग और नमनेस कहलाते हैं। इसके अलावा डाइजेशन ख़राब हो जाता है, मुंह में बार बार छाले आने लगते हैं, किसी काम में हमारा मन नहीं लगता है, डिप्रेशन हो सकता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी। विटामिन B12 की कमी के लक्षणों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। मैं यहां पर लिंक दे दूंगा। अगर आपने उस वीडियो को न देखा हो तो आप ज़रूर उसको देखिए, जिससे आप विटामिन B की कमी के लक्षणों को ठीक से समझ सकें। आज के इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि वो कौन से कारण हैं वो जिसकी वजह से शरीर में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। तो काजेज ऑफ द विटामिन B12 डिफिशियंसी को इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए फ़ौरन वीडियो शुरू करते हैं। विटामिन B12 के कमी के कारणों को समझने से पहले अगर हम विटामिन B12 की मेटाबॉलिज्म को समझ लेते हैं, यानी शरीर में विटामिन B12 कैसे आता है, कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, इसको अगर हम समझ लेते हैं तो विटामिन B12 के कमी के कारणों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आइए पहले उसकी मेटाबॉलिज्म को समझते हैं। ये मैंने एक रफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का फिगर बनाया है। देखिए, ये माउथ हमारा है, यहाँ से हम लोग खाना खाते हैं। ये खाने वाली नली है जिसे ईसोफेगस कहते हैं। ये हमारा स्टमक है जिसे आमाशय कहते हैं। और स्टमक के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट को हमने हाईलाइट किया। ये वाला हिस्सा जो पहला पार्ट है वो डियोडेनम कहलाता है, दूसरा पार्ट जिजनम कहलाता है, और आखिरी पार्ट जो है उसे हम इलियम कहते हैं। काफ़ी बड़ा होता है, ये मैंने छोटा छोटा यहाँ पर आपको दिखाया है। ये इलियम जो है ये यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म होती है, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है। ये इलियम से यहाँ जुड़ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये वाला हिस्सा असेंडिंग कोलन कहलाता है, ये ट्रांसफर्स कोलन कहलाता है, ये डिसेंडिंग कोलन कहलाता है, ये सिग्मॉइड कोलन कहलाता है, ये रेक्टम कहलाता है, और ये एनस कहलाता है जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं। तो ये एक रफ डायग्राम है इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। यहाँ पर पैंक्रियाज होता है, और इस साइड पे एक लीवर, हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लीवर होता है, उसके साथ गॉल ब्लैडर होता है। जब हम भोजन से अपने B12 लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा फूड है, यहाँ पर हमने खाना लिया और ये B12 है, इसको मैंने ग्रीन से बनाया है B12। तो B12 जब भी लेते हैं ये एक प्रोटीन के साथ बाउंड होता है, प्रोटीन के साथ ही रहता है ये B12। B12 मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड में मिलता है, वेजिटेरियन फूड में भी कुछ फूड्स में पाया जाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग इस पे बात करेंगे कि वो नेचुरल कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको खाने से हमें वेजिटेरियन सोर्स से और नॉन वेजिटेरियन सोर्स से विटामिन B12 मिल सकता है। अगले वीडियो में उसकी डिटेल बात होगी। तो ये B12 हमने मान लीजिए यहाँ लिया, तो ये B12 है और ये इसके साथ प्रोटीन के साथ बाउंड है। यहाँ से मुंह के साथ हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तरफ बढ़ा, मुंह में आया। यहाँ पर हमारे सलेवरी ग्लैंड होती हैं मुंह में, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, कई तरह के एंजाइम जो है ये रिलीज़ करती हैं, ख़ासतौर पर एमाइलेज, जिसकी वजह से यहाँ पर मुंह से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, स्पेशली प्रोटीन यहाँ डाइजेस्ट नहीं होती है। तो ये जो सलेवरी ग्लैंड है वो B12 के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिलीज़ करती है, जिसे हम कहते हैं R बाइंडर। ये कहलाता है R बाइंडर। इस R बाइंडर को हम जो है इस तरह का मान लीजिए एक शेप बना देते हैं। ये R बाइंडर रिलीज़ किया इस हमारी सलेवरी ग्लैंड ने, और यहाँ पर ये B12 जो है ये आया है, इसके साथ प्रोटीन के साथ ये बाउंड है B12। ठीक है, ये B12 आया और ये प्रोटीन के साथ बाउंड है। तो ये खाने की नली से दोनों हमारे स्टमक में आ जाते हैं। यहाँ पर स्टमक में आ गए।
यानी ये भी आ गया आर बाइंडर, जिसको मैंने ये देखिए यू के शेप में ब्लैक बनाया है, ये आ गया। और इसके बाद यहाँ पर जो ये आ गया हमारा ये B12 है और एक प्रोटीन के साथ ये बाउंड है। अब हमारा स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेनली दो तरह के सेल्स होती हैं, एक चीफ सेल्स होती हैं और यहाँ पर पेराइटल सेल्स होती हैं। कई तरह के डाइजेस्टिव जूसेस ये सब सिक्रेट करते हैं। तो यहाँ पर ये सिक्रेट करती है पेप्सिन, और ये हमारा पेराइटल सेल्स जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करती है। तो इसका जो पूरा हमारा गैस्ट्रिक जो जूस है काफ़ी एसिडिक होता है। तो यहाँ पर कई तरह के जो हमारा फूड पार्टिकल है सब डाइजेस्ट होने का काम यहाँ पर होता है। प्रोटीन वगैरह यहाँ डाइजेस्ट होती है। तो ये जो HCl आया, पेप्सिन आया, ये क्या करती है कि ये B12 के साथ जो प्रोटीन है इसको डिज़ाल्व कर देती है। तो यहाँ पर ये प्रोटीन डिज़ाल्व हो जाती है और B12 फ्री हो जाता है। जैसे ही ये B12 फ्री होता है, ये आर बाइंडर जो है ये फौरन आकर के इसके साथ बाइंड कर जाता है। इसलिए कि यहाँ का जो एसिडिक माहौल है वो इसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने से B12 को बचाता है। तो यहाँ पर ये बन जाता है एक कॉम्प्लेक्स जिसे हम आर बाइंडर और B12 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आर बाइंडर B12 कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इसके साथ ही साथ ये जो हमारे पेराइटल सेल्स हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रिलीज करते हैं जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको हम लोग मान लें इस तरह से बना दें इंट्रिंसिक फैक्टर। तो अब यहाँ पर जो स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज हो गया और ये आर बाउंडर और B12 का कॉम्प्लेक्स हो गया। ये यहाँ से ट्रेवल करते हैं। ट्रेवल करते हुए हमारे कहाँ आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन पे ड्यूडेनम वाले पार्ट में। यहाँ पर ड्यूडेनम वाला पार्ट जो है यहाँ पर पैंक्रियाज जो है पैंक्रियाटिक डक्ट खुलती है और कई तरह के एंजाइम ये यहाँ पर लिबरेट करता है जो बहुत डाइजेशन में मदद करते हैं। ख़ास तौर पर यहाँ पर प्रोटीएजेस का जिक्र होगा। प्रोटीएजेस, ये प्रोटीएजेस क्या करता है कि ये जो आर बाइंडर के साथ ये आया हमारा B12, ये ग्रीन वाला B12 है और ये आर बाइंडर है, ये आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर ये ट्रेवल करता हुआ ये इंट्रिंसिक फैक्टर भी आ गया। तो यहाँ पर जो प्रोटीजेस आए वो क्या करते हैं कि ये आर बाइंडर को डिज़ाल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर B12 फिर फ्री हो जाता है। और जैसे ही ये B12 फ्री होता है ये इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ मिल जाता है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे हम IFB12 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। IFB12 कॉम्प्लेक्स। और विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए ये IFB12 कॉम्प्लेक्स बहुत ज़रूरी है। जब IFB12 कॉम्प्लेक्स बनता है तभी ये एब्जॉर्ब होता है। फिर यहाँ से ये ट्रेवल करता हुआ जिज्नम से आकर के और ये इलियम वाले पार्ट में आता है और ये टर्मिनल इलियम, बिल्कुल आखिरी हिस्सा जो है इलियम का, यहाँ पहुँचता है और यहाँ आकर के यहाँ पर इसका एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर स्पेशलाइज कई तरह की यहाँ पर जो ये सेल्स हैं टर्मिनल इलियम में। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये डिज़ॉल्व हो जाता है और B12 यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है, एक दूसरी प्रोटीन के साथ बाउंड हो जाता है और यहाँ से वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। फिर यहाँ से लीवर में आता है, लीवर में डिपॉजिट रहता है और जैसे शरीर में ज़रूरत होती है वहाँ B12 पहुँचता है। तो ये नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है कि कैसे हम खाने से B12 लेते हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है वो आकर के फिर कैसे एब्जॉर्ब होता है और कैसे फिर हमारी बॉडी में हर अंग तक जहाँ ज़रूरत होती है वो जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो बड़ी आंत है ये हमारी बॉडी, इसमें B12 बनता है, हमारा शरीर बनाता है। देखिए B12 जो है वो ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स या प्लांट नहीं बना सकते हैं, बैक्टीरिया के उससे बनता है। तो यहाँ पर बहुत से बैक्टीरिया होते हैं और ये सही बात है कि ये B12 बनाते हैं हमारी बड़ी आंत में। लेकिन ये इस B12 को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं इसलिए कि एब्जॉर्प्शन साइट ये है, यहीं पर एब्जॉर्ब होना है टर्मिनल इलियम में। और जब बनेगा इसके बाद तो ये फिर वापस नहीं आ सकता, ये यहाँ से आकर के पास आउट हो जाता है। तो इसलिए हमें B12 को अपने खानों से ही लेना होता है। तो ये एक नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है B12 की। मेरा ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम B12 लेते हैं, कैसे वो आकर के वो उसका पूरा एब्जॉर्प्शन होता है। अब हम
इसकी जो कमी के कारण हो सकते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। विटामिन B12 के कमी के कारणों की अगर बात की जाए तो सबसे पहला कारण जो बात करें कि जो हमारा खाना है, जो फूड है, उसमें ये जो B12 है वो या तो नहीं है या बहुत कम है। तो ऐसे लोग जो बहुत स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है या वीगन हैं, तो उनको ऐसी डाइट वो ले रहे हैं जिसमें B12 नहीं के बराबर है या बहुत कम है। या अगर हम नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो हमें इतना फूड नहीं मिल रहा है B12 जिसमें हो ज़्यादा, तो वहाँ पर भी कमी हो सकती है। तो पहला चीज़ जो है वो हमारे खाने में उतना पर्याप्त मात्रा में B12 नहीं है जितना हमें चाहिए होगा। तो डाइटरी इनसफिशिएंसी पहला जो है वो वजह हो सकती है। दूसरा वजह जो है कि हमारा डाइजेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए, डाइजेशन बहुत ठीक होना चाहिए। अगर हमारा डाइजेशन नहीं ठीक है, हमारा जो ये एसिड सिक्रेट हो रहा है ये प्रॉपर नहीं है, जो हमारा सिलेवरी ग्लैंड जो काम कर रही है, आयर बाइंडर रिलीज कर रही ये ठीक नहीं है, तो ठीक से B12 जो है वो यहाँ पर जो जहाँ जहाँ अलग अलग उसको जिसके साथ बाउंड होना है वो बाउंड नहीं हो पाएगा। तो डाइजेशन के लिए और यहाँ पर पैंक्रियास के फंक्शन भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा पैंक्रियासिस जो जूसेस हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, वो प्रॉपर होने चाहिए। अगर ये पैंक्रियाटिक जूस जो है वो प्रॉपर नहीं होंगे तो हमारा B12 यहाँ फ्री नहीं हो पाएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन पाएगा। प्रॉपर एब्जॉर्प्शन एक बहुत बड़ी वजह है। ये जो टर्मिनल इलियम है यहाँ से एब्जॉर्ब होता है, तो प्रॉपर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी है। अब इलियम में अगर यहाँ पर कोई ख़राबी है, यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, इलियम में सूजन आ गई है या कोई ऐसी बीमारी है जैसे ट्रॉपिकल स्प्रू कहलाता है, यानी यहाँ पर पूरी हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, डायरिया होती है बार बार, तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम आती है। क्रॉन्स डिजीज़ होती है, क्रॉन्स डिजीज़ में भी हमारी जो इंटेस्टाइन है ये स्वेल कर जाती है, ठीक से चीज़ों को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इसके अलावा सीलियक डिजीज़ होती है एक, जिसमें ये साइड जो है ये भी स्वेल कर जाती है, ग्लूटीन की जो है वो सेंसिटिव होती है कई लोगों को, जो गेहूं में पाया जाता है, उसकी वजह से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो डाइजेशन ठीक से ना हो पा रहा है और एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पा रहा, ये एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर यहाँ पर पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया है, ख़ास तौर पर टेप वर्म का, फिश टेप वर्म, जो मछली अगर हम लोग अनकुक्ड या बहुत ठीक से पकी हुई नहीं खा रहे हैं तो इन्फेक्शन आ जाता है टेप वर्म का, और यहाँ पर टेप वर्म जो है वो यहाँ मौजूद रहते हैं हमारी छोटी आंतों में, और ये जो IF-B12 कॉम्प्लेक्स है इसको एब्जॉर्ब होने से पहले ही वो खा सकते हैं, तो ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी परेशानी हो जिसमें इस हिस्से का ऑपरेशन हो गया हो, ये हिस्सा अगर ऑपरेशन हो गया है तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता ठीक से। इसके अलावा कई लोग सर्जरी करवाते हैं जिसमें हमारा ये स्टमक जो है इसकी सर्जरी हुई है, तो उसकी वजह से ये जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं इनका सिक्रीशन ठीक से नहीं होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक से सिक्रीट नहीं हो रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर ठीक से सिक्रीट नहीं हो रहा है, तो B12 का एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता है। इसके अलावा गैस्ट्राइटिस है, यहाँ पर स्वेलिंग आ गई है किसी वजह से, गैस्ट्राइटिस है, उसमें भी ठीक से हमारा डाइजेशन जो है वो जूसेस नहीं आते हैं, उसकी वजह से भी इसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता है। तो ये कई तरह की बीमारियां जो हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हो सकती हैं, वो इसके एब्जॉर्प्शन को रोकती हैं। इसके अलावा कई तरह की दवाएं हैं, ख़ास तौर पर हम लोग जो गैस की दवा बार बार खाते हैं, ज़रा सा एसिडिटी हुई, हमने गैस की दवा खाई जिसे हम PPI कहते हैं, जो ओमपेराज़ोल या पेंटोपेराज़ोल इस तरह की दवाएं हैं, या जो H2 रिसेप्टर कहलाती हैं, सिमेटिडीन है, इस तरह की जो दवाएं हैं वो क्या करती हैं कि ये एसिड सिक्रीशन को रोकती हैं। जब एसिड सिक्रीशन कम होता है, रुकता है, तो ये प्रॉपर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस रुक जाता है। तो अगर हम बार बार जो है वो गैस की दवा खा रहे हैं तो हमारे अंदर विटामिन B12 की कमी हो सकती है। तो गैस की दवा हमेशा अपने डॉक्टर की एडवाइस पर और बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं। हर ज़रा सी बात पे हमें गैस की दवा नहीं खाना चाहिए, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो डायबिटिक लोग हैं, वो डायबिटीज़ में ख़ास तौर पर एक दवा इस्तेमाल होती है जिसे हम मेटफॉर्मिन कहते हैं। मेटफॉर्मिन जो है वो भी इस B12 के एब्जॉर्प्शन को रोकती है। तो मेटफॉर्मिन जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए उनके डॉक्टर अलग से उनको B कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें B12 भी होता है। उनको अलग से ज़्यादा B12 की ज़रूरत होती है क्योंकि वो भी उसके एब्जॉर्प्शन को रोकती है। कुछ और दवाएं हैं
जैसे अगर कुछ लोग एपिलेप्सी वाले पेशेंट हैं, उसमें भी कुछ दवाएं हैं जो इसके अब्जॉर्प्शन को रोकती हैं। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल का ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं तो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट होता है और आपको B12 के एब्जॉर्प्शन में परेशानी होती है। B12 एब्जॉर्ब नहीं होता है, आपके शरीर में B12 की कमी हो सकती है। इसके अलावा एक और ऑटो इम्यून कंडीशन हो सकती है, उसमें जो हमारा शरीर का डिफेंस है वो अपने ही शरीर के सेल के अगेंस्ट काम करने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो पेराइटल सेल्स हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रीट करती हैं, उनके अगेंस्ट वो हमारा बॉडी का डिफेंस काम करने लगता है और इन सेल्स को किल कर देता है। तो उसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट नहीं हो पाता है और ये इंट्रिंसिक फैक्टर यानी जिसे हम IF कहते हैं, ये सिक्रीट नहीं हो पाता है। तो उसकी वजह से IF B12 कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाता है और इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। जब इस कंडीशन होती है तो इसमें एक विशेष तरह की एनीमिया डेवलप होती है, जिसे हम परनीशियस एनीमिया कहते हैं या एडिशंस एनीमिया कहते हैं। लेकिन ये बीमारी हमारे अपने भारतवर्ष में बहुत रेयर है, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में पाई जाती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका फंक्शन उतना प्रॉपर नहीं रह पाता है, तो उसकी वजह से भी विटामिन B12 के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में परेशानी होती है। तो एज बढ़ना भी एक कारण है जिसमें हमें विटामिन B12 की कमी हो सकती है। तो ये सारे जो रीज़न है विटामिन B12 के कम होने के, अगर हम लोग उसको समराइज़ करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि या तो हमारे खाने में विटामिन B12 नहीं है, डाइटरी इनसफिशिएंसी जिसे कहते हैं, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है मैल एब्जॉर्प्शन, यानी हम उसको ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। हम खा तो रहे हैं ठीक विटामिन B12, लेकिन हमारी बॉडी उसको अवशोषित नहीं कर पा रही है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि एंटासिड्स अगर हम बहुत यूज़ कर रहे हैं तो वो परेशान कर सकता है। डायबिटीज़ के दवाएँ विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को रोक सकती हैं। अगर कीड़ों का इन्फेक्शन है तो वो है, अल्कोहल हम ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलकर के विटामिन B12 की कमी हमारे शरीर में पैदा करती हैं। ये कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में विटामिन B12 कम हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको विटामिन B12 के कमी के कारणों को समझने में मदद मिली हो तो इसके एक लाइक इसको ज़रूर करिए और शेयर करिए अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों के साथ, जिससे वो भी इन कारणों को समझ सकें और उससे आप अपने आप को बचा सकें, जिससे उनके शरीर में विटामिन B12 की कमी ना हो। अब इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।